कैमरा ऑन है। हेलो हेलो स्टूडेंट, आप सब लोग कैसे हो और कल की क्लास कैसी लगी? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि आप मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे तो मैं आपको लिखना सिखा दूंगा। ये मेरा वादा है आपके साथ। चलो बात करते हैं। आज हम लोग कुछ नए शब्दों पर चर्चा करेंगे, जैसे पहली बात एक शब्द है संविधान। कल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि संविधान का अर्थ क्या है। संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जहां सरकार के अधिकार और कर्तव्य तथा नागरिकों के अधिकार एवं कर्तव्य का उल्लेख किया जाता है। ध्यान दो इस बात को। संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जहां सरकार के अधिकार एवं कर्तव्य, नागरिकों के अधिकार एवं कर्तव्यों का उल्लेख होता है। दूसरी चीज, जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन सभी संवैधानिक संस्थाओं के अधिकार एवं कर्तव्य का वर्णन किया गया है, उल्लेख किया जाता है संविधान में। फॉर एग्जाम्पल, चुनाव आयोग, लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, ये जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, इन सब के अधिकार और कर्तव्य का उल्लेख संविधान में किया जाता है। अब एक प्रश्न, जब हम संविधान की बात करते हैं तो सामान्यतः संविधान की यदि प्रकृति की बात करें संविधान की प्रकृति, एक बात याद रखना है आपको। संविधान की प्रकृति के आधार पर संविधान के दो रूप हैं। एक है कठोर संविधान और दूसरा है लचीला संविधान। कठोर संविधान की यदि बात की जाए तो कठोर संविधान का अर्थ है ऐसा संविधान जिसमें आसानी से संशोधन न हो। कठोर संविधान की बात की जाए, ध्यान रखो आप, संविधान की प्रकृति, द नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसके दो रूप, एक है आपका कठोर संविधान रिजिड और दूसरा है लचीला संविधान फ्लेक्सिबल। कठोर संविधान का अर्थ क्या है? हम किसे कठोर संविधान कहते हैं? कठोर संविधान का अर्थ है ऐसा संविधान जिसमें आसानी से संशोधन न हो, उसे कहते हैं कठोर संविधान। और लचीला संविधान का अर्थ है कि ऐसा संविधान
जिसमें आसानी से संशोधन हो सके। ध्यान देना इस बात को, लचीला संविधान का मतलब है ऐसा संविधान जिसमें आसानी से संशोधन हो सके, और कठोर संविधान का अर्थ है ऐसा संविधान जिसमें आसानी से संशोधन न हो। अब एक प्रश्न उठता है कि आखिर दुनिया के अनेक देश अपने संविधान को कठोर क्यों बनाते हैं, अर्थात कठोर संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्या कठोर संविधान के बिना भी शासन व्यवस्था का सही तरीके से संचालन हो सकता है या नहीं? क्या लचीला संविधान अच्छा नहीं होता? इसका अर्थ यह है, अब हम इस पर चर्चा करेंगे कि कठोर संविधान के मेरिट और डीमेरिट क्या होती है। कठोर संविधान के मेरिट और डीमेरिट। कि हम बात करें, सबसे पहले देखा जाए कि कठोर संविधान का लाभ क्या है। ध्यान देना इस बात को, यदि संविधान कठोर है तो इसका अर्थ है संविधान में आसानी से संशोधन नहीं हो पाएगा। परिणामतः संविधान शासक वर्ग के हाथ का खिलौना नहीं बन पाएगा। परिणामतः दो चीज, शासक वर्ग निरंकुश बनने की संभावना कम। और दूसरी चीज, शासन व्यवस्था में एक रूपता बनी रहेगी। ध्यान दो इस बात को, जब कठोर संविधान की बात करते हैं तो कठोर संविधान का अर्थ है ऐसा संविधान जिसमें आसानी से संशोधन न हो। अब सोचो, यदि संविधान कठोर है तो कठोर होने का अर्थ है कि संविधान में आसानी से संशोधन नहीं हो पाएगा। और जब संशोधन नहीं हो पाएगा, परिणामतः संविधान शासक वर्ग के हाथ का खिलौना नहीं बन पाएगा।
इसका परिणाम यह होगा कि शासक वर्ग के निरंकुश बनने की संभावना कम हो जाएगी। और दूसरी बात, शासन व्यवस्था में एकरूपता बनी रहेगी। आप इसको इस तरह समझो, आप मान लो संविधान में आसानी से संशोधन हो जाए तो शासक वर्ग क्या करेगा? संविधान में संशोधन करके अपने गलत कार्यों को भी सही ठहराने की कोशिश करेगा। अर्थात शासक वर्ग संविधान में संशोधन करके शक्तियों का केंद्रीकरण करने की कोशिश करेगा, अर्थात अधिकांश शक्तियां अपने पास रख लेगा। दूसरी तरफ अपने निरंकुशता को संविधान में संशोधन करके उचित ठहराने की कोशिश करेगा। परिणामतः शासक वर्ग की निरंकुशता को संवैधानिक मान्यता मिल जाएगी, और जब संवैधानिक मान्यता मिलेगी तो फिर शासक वर्ग का विरोध कठिन हो जाएगा। कालांतर में क्या होगा? कालांतर में आने वाला हर शासक वर्ग उसी निरंकुशता को बनाए रखने की कोशिश करेगा। इसे आपने देखा होगा कि जब पाकिस्तान में सैनिक तानाशाही का आगमन होता है तो एक सैनिक तानाशाह संविधान में संशोधन करके अपने निरंकुशता को वैलिड ठहराने की कोशिश करता है। अभी अपने हाल में देखा होगा, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जो आजीवन राष्ट्रपति के पद पर बैठना चाहते थे, उन्होंने क्या किया? संविधान में संशोधन करके स्वयं को आजीवन चीन का राष्ट्रपति घोषित कर दिया। इसका अर्थ यह है कि यदि संविधान फ्लेक्सिबल है, संविधान लचीला है, तो शासक वर्ग संविधान में मनमाना संशोधन करेगा और मनमाना संशोधन करके शक्तियों को अपने पास ले लेगा, जिसे हम कहते हैं शक्तियों का केंद्रीकरण कर लेगा। ऐसी स्थिति में सरकार के निरंकुश बनने की संभावना बढ़ जाएगी। यदि संविधान कठोर है, यदि संविधान कठोर है तो स्वाभाविक है शासक वर्ग संविधान में आसानी से संशोधन नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? कि संविधान कठोर है तो संशोधन करने के लिए जटिल प्रक्रिया का अनुपालन करना होगा, और जटिल प्रक्रिया का अनुपालन करते समय अन्य लोगों के सहयोग की आवश्यकता होगी। और यह संभव है यदि शासक वर्ग निरंकुश बनने की कोशिश करेगा तो अन्य वर्ग या अन्य लोग शासक वर्ग का समर्थन नहीं करेंगे। इसलिए कहा जाता है कि यदि संविधान कठोर है तो संविधान शासक वर्ग के हाथ का खिलौना नहीं बन पाएगा। परिणामतः शासक वर्ग के निरंकुश बनने की संभावना कम हो जाएगी। और दूसरी चीज, शासन व्यवस्था में एकरूपता बनी रहेगी। एकरूपता क्यों? क्योंकि संविधान सभा ने जिस संविधान का निर्माण किया है और उस संविधान में जिन मूल्यों को महत्व दिया है, शासक वर्ग उन मूल्यों में चाहकर भी परिवर्तन नहीं कर पाएगा, और न तो शासन व्यवस्था के स्ट्रक्चर में परिवर्तन कर पाएगा। अतः संविधान के निर्माण के बाद से जिस तरह के शासन व्यवस्था की संरचना है, जो स्ट्रक्चर है, वह स्ट्रक्चर वैसा ही बना रहेगा। इसलिए यह कहा जाता है दुनिया के जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं, लोकतांत्रिक देश, प्रत्येक लोकतांत्रिक देश की कोशिश होती है कि उसका संविधान कठोर हो, अर्थात वह कठोर संविधान की बात करता है। हम भारत की बात करें, भारतीय संविधान में अनेक ऐसे पार्ट हैं, अनेक ऐसे भाग हैं जहां संशोधन करने के लिए जटिल प्रक्रिया का अनुपालन किया जाता है, अर्थात
केंद्र सरकार संसद की अनुमति के साथ राज्यों की सहमति भी आवश्यक होती है। इस स्थिति में केंद्र सरकार चाहकर भी संविधान में मनमाना संशोधन नहीं कर पाती। ऐसी स्थिति में हमारी जो शासन व्यवस्था है, राज्यों का जो अधिकार है, यथावत बना रहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा जो संविधान है, संविधान के अनेक ऐसे पार्ट हैं, अनेक ऐसे भाग हैं, अनेक ऐसे अनुच्छेद हैं जहां संशोधन करने के लिए जटिल प्रक्रिया या कठोर नियमों का अनुपालन करना पड़ता है। दूसरी चीज, जब कठोर संविधान की बात उठी तो एक प्रश्न कि कठोर संविधान के कुछ डीमेरिट हैं। कि कमी क्या है? यदि हम कमी की बात करें तो एक बात याद रखना है, यदि संविधान कठोर है, यदि कठोर है तो संविधान में आसानी से संशोधन नहीं हो पाएगा। ध्यान देना इस बात को। और जब संशोधन नहीं हो पाएगा, इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम यह होगा, संविधान समय के अनुरूप गतिशील नहीं होगा। और दूसरी तरफ क्या होगा, संवैधानिक संस्था एवं संगठन में समय के अनुरूप सुधार नहीं हो पाएगा। इन दोनों का यह परिणाम होगा, परिणामतः संविधान एवं शासन व्यवस्था में रूढ़िवादिता आ जाएगी। अब सोचो, यदि रूढ़िवादिता आ गई, परिणाम तक क्या होगा? परिणामतः शासन व्यवस्था एवं संविधान लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाएगा। परिणामतः क्या होगा? परिणामतः शासन व्यवस्था एवं संविधान के प्रति असंतोष, जब असंतोष की बात करेंगे तो क्रांति की संभावना,
अब ध्यान से सुनो इस बात को, इसमें कमेंट में दिख रहा है, दिखाओ जरा तो, इसे ध्यान से समझो इस बात को। कठोर संविधान की कमी क्या है? यदि संविधान कठोर है तो संविधान में आसानी से संशोधन नहीं हो पाएगा। आप सो इसका परिणाम क्या होगा कि जब संविधान में आसानी से संशोधन नहीं हो पाएगा तो संविधान समय के अनुरूप गतिशील नहीं होगा। दूसरी तरफ संवैधानिक संस्था एवं संगठन में जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, फॉर एग्जाम्पल चुनाव आयोग, लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, सबसे बड़ी चीज तो यह है उन संवैधानिक संस्थाओं में समय के अनुरूप सुधार नहीं हो पाएगा। अब एक चीज सोचो आप, यदि संविधान समय के अनुरूप गतिशील नहीं बन पाया और संवैधानिक संस्थाएं भी समय के अनुरूप गतिशील नहीं बन पाएंगी तो इसका अर्थ क्या है? संविधान और शासन व्यवस्था दोनों में रूढ़िवादिता आ जाएगी। और जब रूढ़िवादिता आ गई तो हमारा संविधान जड़ बन जाएगा। जबकि शासन व्यवस्था की बात करें, हमेशा ध्यान दो इस बात को, नागरिक और समाज के विकास के लिए संविधान को हमेशा डायनेमिक बनना होगा, डायनेमिक, गतिशील। और संविधान गतिशील तभी होगा जब संविधान में समय के अनुरूप संशोधन होता रहे। पर यह तो कठोर संविधान है और कठोर संविधान में समय के अनुरूप संशोधन नहीं हो पाएगा। शासन व्यवस्था में रूढ़िवादिता आ जाएगी और जब रूढ़िवादिता आ गई इसका परिणाम क्या होगा कि शासन व्यवस्था और संविधान दोनों लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाएंगे। हमेशा जब लोगों की आकांक्षाएं पूरी जब नहीं हो पाएंगी तो फिर क्या होगा? शासन व्यवस्था और संविधान के प्रति असंतोष की भावना पैदा होगी। असंतोष अंततः उस व्यवस्था के प्रति विद्रोह की भावना पैदा होगी। विद्रोह जिससे क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार होगी। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं आपसे। मान लिया जाए आपका परिवार है, आपके मां बाप की सोच पुरानी है, आपकी सोच बिल्कुल नया है। यदि मां बाप आपकी सोच बिल्कुल नया, यदि मां बाप की सोच में, विचारों में समय के अनुरूप परिवर्तन नहीं हुआ तो आपको यह लगेगा कि मां बाप की सोच या विचार आपके विकास में बाधक है। ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? या तो आप उस परिवार से अलग हो जाओगे, अपने विचार को महत्व दोगे, या फिर मां बाप के प्रति विद्रोह कर दोगे आप। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं। मान लिया जाए कि मां बाप ये चाहते हैं कि अंतर जाति विवाह ना हो, अर्थात मां बाप अंतर जाति विवाह, इंटरकास्ट मैरिज का विरोध करते हैं क्योंकि उनकी सोच पुरानी है और आपकी सोच बिल्कुल नया है, तो आप अंतर जाति विवाह का समर्थन करते हैं। तो आपको यह लगेगा कि आपके मां बाप की सोच आपकी सोच के विरुद्ध है। आपको यह लगेगा कि मां बाप की सोच गलत है, मां बाप कंजर्वेटिव हैं, रूढ़िवादी हैं। इसका परिणाम क्या होगा? क्या मां बाप के चिंतन में लगातार परिवर्तन की कोशिश करोगे आप? यदि मां बाप अपनी सोच में परिवर्तन करने के लिए तैयार नहीं है तब उस परिवार से अलग हो जाओगे और आप अपने विचार को महत्व दोगे। आप ध्यान देना इस बात को। सिंपल चीजें, आपके अंदर असंतोष की भावना क्यों पैदा हुई है? वो भी मां बाप के प्रति, क्योंकि आपने मान लिया कि मां बाप रूढ़िवादी हैं। ठीक उसी तरह यदि संविधान कठोर है
तो स्वाभाविक है कठोर संविधान में यदि आसानी से संशोधन नहीं हो पाया तो वो संविधान समय के अनुरूप परिवर्तनशील नहीं होगा, वह संविधान गतिशील नहीं होगा। इसका परिणाम यह होगा कि संविधान रूढ़िवादी बन जाएगा और विकास में बाधक हो जाएगा। विकास में क्यों बाधक होगा कि संविधान में पुराने मूल्यों मान्यताएं हैं, आपकी सोच में बिल्कुल नए नवीनता है, आप नए मूल्यों के अडॉप्ट करते हो। तो संविधान के जो पुराने मूल्यों मान्यताएं हैं आपके विकास में बाधक हो जाएंगे। तो या तो आप संविधान को बदल दोगे, एक नए संविधान की बात करोगे, आप इस बात की डिमांड करोगे कि संविधान में परिवर्तन होना चाहिए। स्वाभाविक है, क्यों? क्योंकि पुराना संविधान आपके विकास में बाधक है। यह असंतोष की भावना का पनपना स्वाभाविक है। इसे देखा होगा कि दुनिया के जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं उनका संविधान पूर्णतः कठोर नहीं है, बल्कि कठोरता और लचीलापन दोनों का खूबसूरत समन्वय है। ना तो पूर्णतः कठोर है और ना तो पूर्णतः लचीला है। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं। 1-2 साल पहले की बात है, राइट टू प्राइवेसी का मुद्दा उठा था और समलैंगिक विवाह की बात की जाए। राइट टू प्राइवेसी निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है या नहीं है? मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि एक बड़ा जन समुदाय निजता के अधिकार की मांग करने लगा। पर हमारा जो संविधान है, संविधान के कुछ ऐसे पार्ट हैं, एक ऐसे भाग हैं जहां आसानी से संशोधन हो जाता है। तो सरकार ने क्या किया? संविधान संशोधन के माध्यम से मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर दिया और राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 के तहत, अनुच्छेद 21 के तहत राइट टू प्राइवेसी का अधिकार उपलब्ध हो गया। मान लो हमारा संविधान पूर्णतः कठोर होता और संविधान में संशोधन कठिन हो जाता तो राइट टू प्राइवेसी निजता का अधिकार लोगों को उपलब्ध नहीं हो पाता। राइट टू प्राइवेसी लोगों का मौलिक अधिकार नहीं बन पाता। इसका परिणाम यह होता कि लोग उस भारतीय संविधान को अपने अधिकारों के विकास में बाधक मानने लगते। ऐसी स्थिति में संविधान के विरुद्ध बगावत शुरू होती और लोग ये कहते कि संविधान को बदल दो। हमेशा ध्यान दो। इसलिए यहां से जब प्रश्न पूछे जाएंगे तो किस तरह के प्रश्न बनेंगे आपसे? प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे आपसे? हमेशा ध्यान देना इस बात को। कठोर संविधान सदैव लाभकारी नहीं होता है। स्पष्ट करें। मान लो प्रश्न ये पूछा जाए कि कठोर संविधान सदैव लाभकारी नहीं होता है, केवल स्पष्ट करना है, डिस्क्राइब कर दो आखिर होता कैसे ये। एक बात याद रखना है आपको, सबसे बड़ी चीज, मान लो स्पष्ट करें, आंसर कैसे चलेगा? तो फर्स्ट पैरे में क्या होगा? कठोर संविधान का अर्थ बताओ। हम सेकेंड पैरे में क्या करेंगे? सदैव लाभकारी नहीं होता। क्यों? जब क्यों की बात करेंगे तो कारण तो देंगे ही, प्लस उदाहरण भी देंगे आप। उदाहरण क्यों की बात,
हम थर्ड पैरे में हम निष्कर्ष की बात करेंगे। हमारा पूरा जो फोकस होगा ये सेकेंड पैरा। फर्स्ट पैरे में मान लिया जाए अब 150 शब्दों में आंसर लिखते हैं, मान लो, तो फर्स्ट ये हार्डली 10 शब्दों में इसकी बात करेंगे। 10 से 15 शब्दों में आप निष्कर्ष बता दो, और लगभग 120 से लेकर 130 शब्दों में सेकेंड पैरे की चर्चा करनी है। सिंपल क्वेश्चन, जबकि यूपीएससी ऐसा प्रश्न, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा यूपीएससी। अब एक बात याद रखनी है, सबसे बड़ी चीज, चला गया, एक बात याद रखनी है, इसी प्रश्न को थोड़ा सा ट्विस्ट करेगा यूपीएससी। एक बात हमेशा, सेकेंड पैरे में लाभकारी नहीं होता तो क्यों नहीं होता, ये सारी बातें आपको बतानी है कि संविधान समय के अनुरूप गतिशील नहीं बन पाता, असंतोष की भावना पैदा होती है। एग्जाम्पल में मैंने एग्जाम्पल लिया मौलिक अधिकारों की बात, आपको बहुत सारे एग्जाम्पल बताऊंगा जब हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहां मेरी एक सीमा है, क्योंकि मैं केवल शब्द की मीनिंग बता रहा हूं। आप ध्यान देना इस बात को, इसी प्रश्न को थोड़ा सा ट्विस्ट करेगा यूपीएससी। दो चीज समीक्षा करें, थोड़ा सा प्रश्न को ट्विस्ट कर दिया, हम समीक्षा करने की बात करें। एक बात हमेशा याद रखनी है, जब समीक्षा की बात करेगा, ध्यान देना, स्पष्टीकरण अलग शब्द है, समीक्षा अलग शब्द है। एक बात हमेशा, जब इसकी बात करोगे तो आप फर्स्ट पैरे में क्या बताएंगे, कठोर, हम संविधान का अर्थ बताएंगे। हम सेकेंड पैरे में ये बताएंगे, सेकेंड पैरे में सदैव लाभकारी नहीं, क्यों, हम क्यों की बात करेंगे। फिर जब क्यों की बात करोगे दो बातें करोगे, एक कारण, एक उदाहरण, आपके एग्जाम्पल के साथ चलनी है। और यदि सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन आ चुका है तो कोशिश यह करनी है कि कोर्ट के डिसीजन को कोड करना है, न्यायालय के निर्णय को कोड करते हुए उसका उल्लेख करते हुए आंसर लिखेंगे। हम थर्ड पैरे की बात करेंगे, अब समीक्षा करनी है, तो अगली बात करेंगे हम लोग, लाभकारी नहीं होता समीक्षा करो, क्या वास्तव में लाभकारी नहीं होता, तो हम बात करेंगे लाभकारी होता है। कैसे, हम फोर्थ पैरे में आएंगे और फोर्थ पैरे में हम निष्कर्ष की बात करेंगे। निष्कर्ष, और निष्कर्ष में बस एक लाइन पर याद रखनी है, हमारा जो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पैरा है ये सबसे ज्यादा हाईलाइट होगा। मान लिया जाए 150 शब्दों में आप आंसर लिख रहे हो, 150 शब्दों में, तो 10 शब्द में इसकी चर्चा करोगे, 10 शब्द में इसकी चर्चा करोगे, निष्कर्ष की बात, हमारा सेकेंड और थर्ड पैरा हाईलाइट हो जाएगा। हमेशा हाईलाइट, फॉर एग्जाम्पल, पता ही चला 60 शब्दों में इसकी चर्चा और 60 शब्दों में लोग इसकी चर्चा करोगे आप। एक बात याद रखनी है, चीज एक ही है, आप किस पैरे को वेटेज देते हैं, यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। पहली चीज, वेटेज की बात करें, यह प्रश्न 4 पैरे में टूट जाएगा। मैं आपसे यह भी, मैं ABCD सिखा रहा हूं आपको, ABCD आंसर लिखने के लिए। एक बात याद रखना है, मान लिया जाए कि प्रश्न ये पूछता है, प्रश्न यह पूछता है लाभकारी नहीं होता है, हमेशा ध्यान दो, लाभकारी नहीं होता है। प्रश्न यह पूछता है कि
इस कथन का परीक्षण वर्तमान परिस्थिति एवं जन जागरूकता के आलोक में करें। अब एक चीज सोचो, प्रश्न को थोड़ा सा इसने ट्विस्ट कर दिया। कठोर संविधान सदैव लाभकारी नहीं होता है। इस कथन का परीक्षण एग्जामिन वर्तमान परिस्थिति एवं जन जागरूकता के आलोक में। अब एक करंट का क्वेश्चन हो गया कि वर्तमान परिस्थिति कैसी है और वर्तमान परिस्थिति कैसी है और जिस तक जागरूकता बढ़ रही है, जागरूकता अवेयरनेस अधिकारों के संबंध में, चाहे राइट टू प्राइवेसी हो, राइट टू प्राइवेसी। फॉर एग्जाम्पल, मान लिया जाए कि भारतीय जनता निरंतर नए अधिकारों की मांग कर रही है, राइट टू प्राइवेसी को लेकर, समलैंगिक विवाह को लेकर, और सुप्रीम कोर्ट लगातार लोगों के अधिकारों के संबंध में डिसीजन दे रहा है। जैसे हम कोविड-19 की बात करें, कोरोना की बात करें, इस समय मुद्दा यह चल रहा है कि स्वास्थ्य का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार एक मौलिक अधिकार घोषित किया जाए और पूरा जन समुदाय स्वास्थ्य के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित करने के संबंध में खड़ा है। हो सकता है कुछ दिनों बाद एक आंदोलन शुरू हो जाए कि यह भी हमारा मौलिक अधिकार होना चाहिए, और मौलिक अधिकार घोषित करने के लिए संविधान में संशोधन करना होगा। अब प्रश्न क्या है? सदैव लाभकारी नहीं होता, कठोर संविधान सदैव लाभकारी नहीं होता है। अब एक चीज सोचो, यदि लोग ये कह रहे हैं कि स्वास्थ्य का अधिकार मौलिक अधिकार है, इसकी मांग यदि की जाती है, जन जागरूकता के आलोक में लोग क्या चाह रहे हैं, अवेयरनेस क्या है, लोग चाहते क्या हैं, लोग किस तरह के अधिकारों की मांग कर रहे हैं, उनके अधिकारों को पूरा करने के लिए संविधान में संशोधन होना चाहिए। यदि संविधान अत्यंत कठिन है और उसमें संशोधन नहीं हो पा रहा है और आम जनता यह कह रही है कि संविधान में संशोधन करके ये अधिकार मुझे मिलना चाहिए, और संविधान में संशोधन कठिन है, तो स्वाभाविक है जनता उस संविधान के विरोध में खड़ी हो जाएगी। उस संविधान के प्रति असंतोष का भाव पैदा होगा और हो सकता है लोग ये कहने लगे कि मुझे ये संविधान नहीं चाहिए। इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे जिसकी चर्चा चल के हम लोग आगे करेंगे। अभी घबराना नहीं है, ये इस प्रश्न का लेवल थोड़ा सा टफ है। यूपीएससी इस तरह के प्रश्न ही पूछता है। मैं एक बात बताना चाहता हूं आपसे, जो भी प्रश्न दे रहा हूं मैं, हर विद्यार्थी जो भी मुझे सुन रहा है, एक प्रश्न हर विद्यार्थी लिखेगा। जिस प्रश्न का आंसर उसको लिखना टफ लगता है, उसका आंसर लिखेगा, वो कोशिश करेगा, और डिस्क्रिप्शन में एक ईमेल आपको दिया जाएगा, अपना आंसर उस ईमेल पर भेजेंगे और मैं चेक करके अगले दिन आपको मैं भेज दूंगा मैं, पर आपको मेहनत करनी होगी। यह तो कठोर संविधान। दूसरा जो शब्द है लचीला संविधान। लचीला संविधान का अर्थ क्या है? ऐसा संविधान जिसमें आसानी से संशोधन हो जाए। ऐसा संविधान जिसमें आसानी से संशोधन हो जाए,
उसे कहते हैं लचीला संविधान, फ्लेक्सिबल। अब एक चीज सोचो, ये जो लचीला संविधान की बात करें, इसके कुछ लाभ हैं। लाभ यह है लचीला संविधान समय के अनुरूप गतिशील होगा। एक चीज सोचो, लचीले संविधान में जब आसानी से संशोधन हो जाएगा तो फिर क्या होगा? जैसे जैसे समय में परिवर्तन हो रहा है, जब समय में परिवर्तन होता है तो समय में परिवर्तन के अनुरूप लोगों की अपेक्षाएं बदलती रहती हैं, लोगों की आवश्यकताएं बदलती रहती हैं। उन आवश्यकताओं के अनुरूप लोगों की डिमांड चेंज होती है। ध्यान देना, जब समय में परिवर्तन होता है तो समय में परिवर्तन के अनुरूप लोगों की आवश्यकताएं बदलेंगी, क्योंकि लोगों की सोच में परिवर्तन होता है। और जब आवश्यकताओं में परिवर्तन होगा तो लोगों की डिमांड बदलेगी, डिमांड कुछ और बदलेगा। और जब डिमांड में वृद्धि हो जाएगी, डिमांड में जब वृद्धि हो जाएगी तो फिर क्या करेंगे? उस डिमांड के अनुरूप संविधान में संशोधन की मांग उठेगी। अब ध्यान देना, यदि संविधान लचीला है तो समय के अनुरूप हमारा संविधान बदलता रहेगा। इसलिए कहा जाता है लचीला संविधान समय के अनुरूप गतिशील होगा। यदि गतिशील होगा तो इसका परिणाम क्या होगा? शासन व्यवस्था भी समय के अनुरूप गतिशील होगी। और जब शासन व्यवस्था समय के अनुरूप गतिशील होगी तो स्वाभाविक है संविधान एवं शासन व्यवस्था के प्रति निष्ठा पैदा होगी। जब निष्ठा पैदा होगी तो स्वाभाविक है संविधान एवं शासन व्यवस्था की स्वीकार्यता में वृद्धि होगी। ध्यान से सुनो इस बात को। इस लचीले संविधान का लाभ क्या है? संविधान लचीला है तो समय के अनुरूप गतिशील होगा, गतिशील होगा। और जब समय के अनुरूप गतिशील होगा तो शासन व्यवस्था भी समय के अनुरूप गतिशील होगी। क्यों? क्योंकि शासन व्यवस्था के संचालन को कौन निर्देशित करता है? संविधान। जैसे भारतीय शासन व्यवस्था के संचालन में संविधान की भूमिका है, क्योंकि शासन व्यवस्था का संचालन करने वाले लोगों को शक्ति संविधान से मिलती है। जैसे मंत्री, प्रधानमंत्री, जितने भी आईएएस हैं जो शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं, इन सबको शक्ति मिलती है संविधान से। यदि समय के अनुरूप संविधान बदलेगा तो उसी के अनुरूप शासन व्यवस्था में भी परिवर्तन होगा। और जब उसके अनुरूप परिवर्तन होगा तो स्वाभाविक है लोगों की आवश्यकता और अपेक्षा जब पूरी होगी तो उस शासन व्यवस्था और संविधान के प्रति निष्ठा पैदा होगी। और जब निष्ठा पैदा होगी तो संविधान और शासन व्यवस्था की स्वीकार्यता बढ़ जाएगी, लोग उसे स्वीकार करेंगे। जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल देखो, आप एक एग्जांपल लेता हूं आपसे मैं। मान लो आपके मां बाप हैं, आपके मां बाप की सोच में समय के अनुरूप बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहा है। वो जाति और धर्म पर महत्व नहीं देते। वो आपसे कहते हैं बेटा कोई बात नहीं, किसी भी जाति किसी भी धर्म के लड़की से लड़के से शादी कर लो, मुझे आपत्ति नहीं है, बस शर्त ये है
लड़का अच्छा हो या लड़की अच्छी हो, तो आप क्या कहोगे कि मेरे माँ बाप कितने अच्छे हैं, मेरा कितना सपोर्ट करते हैं। आप उस माँ बाप को ज्यादा सम्मान दोगे। क्यों सम्मान? क्योंकि जब समय में परिवर्तन होता है तो आपकी सोच में परिवर्तन हो रहा है। तो जहां रूढ़िवादी समाज जातिवाद और धर्म को ज्यादा महत्व देता था, आज का आधुनिक समाज अर्थ को महत्व देता है। जाति धर्म सेकेंडरी है। आप अंतर जाति विवाह करना चाहते हैं और आपके विचारों के अनुरूप आपके मां बाप के विचार मैच करते हैं, तो आप उस मां बाप का सम्मान करते हैं। पर यदि मां बाप रूढ़िवादी हैं, कंजर्वेटिव हैं, वो जाति धर्म को ज्यादा महत्व देते हैं, और आप चाहते हो कि मैं किसी दूसरे जात में शादी करूं, आपके मां बाप कहते हैं नहीं अपनी जात में शादी करना होगा, तो आप क्या कहोगे कि मेरे मां बाप रूढ़िवादी हैं, मेरी खुशी नहीं चाहते। आप मां बाप की अनुमति लिए बिना आप भाग करके शादी कर लेते हैं। आखिर क्यों करते हैं? क्यों मां बाप करते हैं? असंतोष की भावना पैदा होती है। क्यों मां बाप का विरोध करते हैं? क्योंकि मां बाप के चिंतन के विचार समय के अनुरूप गतिशील नहीं है। यहां भी वही चीज है, जो फ्लेक्सिबल संविधान है उसकी खासियत यह होगी कि वो समय उसमें आसानी से संशोधन होगा, तो समय के अनुरूप गतिशील होगा, शासन व्यवस्था समय के अनुरूप गतिशील होगी, लोगों की आवश्यकताएं अपेक्षाएं पूरी होगी, तो फिर उस संविधान और शासन व्यवस्था के प्रति निष्ठा पैदा होगी, और निष्ठा पैदा होगी तो स्वाभाविक है उसकी स्वीकारता बढ़ जाएगी। अब एक चीज ध्यान देना इस बात को, लेकिन इसकी डीमेरिट क्या है या दोष क्या है? दोष यह है कि लचीला संविधान शासक वर्ग के हाथ का खिलौना बन जाता है। लचीला संविधान वर्ग के हाथ का बन सकता है। परिणामतः का दुरुपयोग, जिससे सरकार के निरंकुश बनने की संभावना ज्यादा। एक बात याद रखनी है, ये जो लचीला संविधान है ये शासक वर्ग के हाथ का खिलौना बन सकता है, क्योंकि जब मनचाहा परिवर्तन होगा तो शासक वर्ग क्या करेगा? संविधान में अपनी इच्छा के अनुरूप संशोधन करके सारी शक्तियां अपने पास ले लेगा, शक्तियों का दुरुपयोग करेगा, पर दुरुपयोग को वैलिड उचित ठहराने के लिए उस संविधान में मनचाहा संशोधन करेगा, जिससे संविधान का दुरुपयोग बढ़ जाएगा। और जब संविधान का दुरुपयोग बढ़ेगा तो स्वाभाविक है सरकार के निरंकुश बनने की संभावना क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इस प्रकार हम देखते हैं, हमेशा ध्यान दो, इस प्रकार हम देखते हैं कि लचीले संविधान के ये लाभ है और लचीले संविधान का ये दोष है। अब एक बात याद रखना है, यहां से प्रश्न किस तरह पूछे जाएंगे। यहां से प्रश्न किस तरह पूछे जाएंगे, देखो आप। क्वेश्चन कि संविधान दानो कठोर, किसी भी शासन व्यवस्था के लिए कठोर संविधान चाहिए या लचीला संविधान? भी
राजनीतिक व्यवस्था में कठोर संविधान चाहिए या लचीला संविधान? तर्क प्रस्तुत करें। अब एक चीज ध्यान देना इस बात को, कठोर संविधान चाहिए लचीला संविधान, तर्क प्रस्तुत करना है। ये जो प्रश्न है मैं बताना चाहता हूं, अभी मैं टॉपिक पर नहीं आया हूं, मैं टॉपिक पर कल से चर्चा करूंगा। केवल शब्द देखो और शब्द से किस तरह प्रश्न पूछे जाते हैं। जब आंसर चलेगा तो आंसर कैसे चलेगा। आप फर्स्ट पैरे में क्या करोगे आप? कठोर संविधान एवं लचीला संविधान के अर्थ को आप स्पष्ट करेंगे कि कठोर संविधान का अर्थ क्या है और लचीले संविधान का अर्थ क्या है। सबसे पहले आप दोनों की मीनिंग को बताएंगे, लेकिन कठोर संविधान चाहिए या लचीला संविधान चाहिए, तो एक बात याद रखना है, सबसे बड़ी चीज, दोनों में कौन चाहिए तो आप क्या करोगे। उस कंडीशन में कठोर संविधान का एक गुण है यह देश दोष है, लचीले संविधान का एक गुण है यह दोष है। दोनों को बताने के बाद आप या ये निर्णय लेंगे कि मुझे यह संविधान चाहिए, तब हम क्या करेंगे, हम सेकेंड पैरे की बात करेंगे और सेकेंड पैरे में यह आएंगे कठोर संविधान के लाभ एवं दोष। थर्ड पैरे में लचीले संविधान के लाभ हम दोष की बात करेंगे। हम फोर्थ पैरे में आएंगे और चौथे पैरे में यह बताएंगे कि इन परिस्थितियों में कठोर संविधान तथा इन परिस्थितियों में लचीला संविधान चाहिए। हम पांचवें पैरे की बात करेंगे और पांचवें पैरे में हम निष्कर्ष की बात करेंगे और निष्कर्ष में यह बताएंगे कि दोनों का समन्वय चाहिए। विथ एग्जाम्पल पर एक बात याद रखनी है, आप गलतियां कहां करते हो। प्रश्न देखो, किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में कठोर संविधान चाहिए या लचीला संविधान चाहिए, तर्क प्रस्तुत करना है। आखिर किस तरह का संविधान चाहिए, तो ध्यान देना, दोनों की मीनिंग बताने के बाद सेकेंड पैरा में आप आ गए और सेकेंड पैरा यही है कि कठोर संविधान के लाभ और दोष, लचीले संविधान के लाभ एवं दोष, और कोशिश ये करना है कि इसको सीमित कर देना है। हार्डली ये 20 से 30 शब्द। अब देखो, हमारा जो ये पैरा है, ये पैरा ये ज्यादा हाईलाइट होगा। मान लिया जाए 150 शब्दों में आप आंसर लिखते हैं तो 10-15 शब्दों में इसको बता दीजिए। ये हमारा जाएगा 50 से लगभग 60 शब्द या कभी कभी 80 शब्द जाएगा। ये सबसे ज्यादा अंत में जाएगा 10 से 15 शब्दों में निष्कर्ष जाएगा हमारा। फॉर एग्जाम्पल, अब एक बात याद रखनी है, हमेशा किन परिस्थितियों में कठोर संविधान चाहिए और किन परिस्थितियों में लचीला संविधान चाहिए, इसका आंसर लिखना थोड़ा सा आपके लिए कठिन होगा। फिर भी मैं हिंट करता हूं आपको। वस्तुतः हमेशा जहां लोगों के अधिकारों की बात की जाए, अधिकारों के विस्तार की बात उठे, विस्तार की बात, लोग
कल्याणकारी मूल्य की विस्तार की बात की जाए, जन कल्याण की बात की जाए, उस कंडीशन में लचीला संविधान चाहिए ताकि आसानी से संशोधन हो, लोगों की अपेक्षाएं पूरी हों, ताकि उस संविधान और शासन व्यवस्था के प्रति निष्ठा पैदा हो, एक विश्वास पैदा हो। पर ध्यान देना, जहां संघात्मक व्यवस्था है, केंद्र राज्य के शक्तियों के वितरण का इशू है, या ये कहा जाए, हमेशा ध्यान दो, केंद्र और राज्य संघवाद को प्रभावित करने वाले तत्व मूल्य की बात की जाए तो उस संदर्भ में मुझे कठोर संविधान चाहिए। यद्यपि मैं इसकी चर्चा आगे करूंगा जब मैं पढ़ाऊंगा संविधान संशोधन। अंत में निष्कर्ष में वस्तुतः दोनों का समन्वय चाहिए, हमेशा ध्यान दो, और भारतीय संविधान में दोनों का समन्वय है। अगला ध्यान दे रहे हैं इस बात को, प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है। पहली चीज, इसी प्रश्न को कैसे यूपीएससी घुमा सकता है, हमेशा ध्यान देना इस बात को। प्रत्येक लोकतांत्रिक देश में कठोर एवं लचीले संविधान का मिश्रित स्पष्ट करें। यह प्रश्न प्रत्येक लोकतांत्रिक देश में कठोर एवं लचीले संविधान का मिश्रित रूप दिखता है, स्पष्ट करें। थोड़ा सा प्रश्न को ट्विस्ट कर दिया। आपका आंसर कैसे चलेगा? फर्स्ट पैरा में बताओगे कठोर संविधान एवं लचीले संविधान का अर्थ बताओगे। हम सेकेंड पैरे में क्या करेंगे, दोनों का मिश्रित रूप दिखता है कैसे। यहां आपको भारत का एग्जाम्पल लेना है। इसका सबसे बेस्ट आंसर कब लिखोगे आप? जब मैं संविधान संशोधन आपको पढ़ाऊंगा तो सबसे बेहतरीन आंसर वहां लिखोगे आप। अंत में आएगा हमारा थर्ड पैरे में हम निष्कर्ष की बात करेंगे। अब एक चीज ध्यान देना इस बात को, ये जो सेकेंड पैरा है, मैं थोड़ा सा हिंट करता हूं मैं कि दोनों का मिश्रित रूप क्यों दिखता है। कि जहां संघात्मक देश है, केंद्र राज्य की भी शक्तियों का इश्यू है, वहां तो संविधान कठोर है, अर्थात संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जटिल है। पर जहां सामान्य विषय हैं वहां संविधान हमारा लचीला है, अर्थात समान प्रक्रिया से संशोधन हो जाता है। ये एग्जाम्पल, वो आर्टिकल बताना होगा आपको, कौन कौन से आर्टिकल है, क्योंकि आर्टिकल का उल्लेख करना होगा यहां पे। इसका सबसे बेहतर जवाब कहां लिखोगे? जब हम लोग पढ़ेंगे संविधान संशोधन। अब एक चीज सोचो आप, इसी प्रश्न को फिर यूपीएससी कैसे बनाएगा? क्या कठोर संविधान, ध्यान दो, क्या कठोर संविधान विकास में बाधक होता है? क्वेश्चन मार्क। क्या कठोर संविधान विकास में बाधक होता है? अब एक चीज सोचो आप, हमेशा
कठोर संविधान विकास में बाधक होता है, तब करेंगे क्या? हम फर्स्ट पैरे में जब विकास की बात करेंगे तो दो चीज, सामाजिक विकास, राजनीतिक विकास, और हम आर्थिक विकास की बात करेंगे। हम सेकेंड पैरे में आएंगे और डिबेट करेंगे। डिबेट ये, एक वर्ग का मानना है कि कठोर संविधान विकास में बाधक होता है, दूसरे वर्ग का मानना है कि कठोर संविधान विकास में बाधक नहीं होता है। हम थर्ड पैरे की बात करेंगे और थर्ड पैरे में हम निष्कर्ष की बात करेंगे, दोनों वर्ग का, और निष्कर्ष में हम अपने विचार का उल्लेख करेंगे। एक बात याद रखना है, पूरा यूपीएससी खेल है लिखने का कि आप आंसर को कैसे प्रेजेंट करते हैं, आप आंसर लिखते कैसे हैं। अब मैं आपसे कहता हूं कि मैं लिखना सिखा दूंगा आपको, आंसर लिखना। फिर मैं बात को रिपीट करता हूं, मैं एक ईमेल दिया जाएगा आपको, ईमेल, और एक आंसर आप लिख के भेजेंगे। आप, मैं चेक करके अगले दिन वापस भेज दूंगा आपको। थोड़े से इसको देखो आप, क्या कठोर संविधान शब्द है, क्या कठोर विकास में बाधक होता, क्वेश्चन मार्क। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, क्या यह मार्कर लिखने में सहायक है? तो याद रखना, जो हमेशा मार्कर का प्रयोग करता है उसके लिए तो अच्छा है, और जो पहली बार मार्कर पकड़ेगा उसके लिए अच्छा नहीं है। हर चीज को दो पक्ष होते हैं। पहली चीज, क्या शराब अच्छी है? तो पीने वालों के लिए तो शराब अमृत के बराबर है। जैसे लॉकडाउन जब खुला और शराब की दुकानें खुली तो शराबियों के लिए लगा क्या स्वर्ग का दरवाजा खुल गया, वो गर्वे की खुशी की अनुभूति। पर अन्य लोगों के लिए लगा कि नहीं, शराब बुरी चीज है। हर चीज के दो पक्ष याद रखना है। क्या शराब विकास में बाधक है? तो सरकार कहती है कि शराब विकास में सहायक है, बाधक नहीं है, क्योंकि शराब की बिक्री से पैसा आता है और उस पैसे का उपयोग सड़क के निर्माण, पुल के निर्माण में, घर के भी निर्माण में किया जाता है। देखा होगा दिल्ली सरकार को जो पैसे की कमी हुई तो दिल्ली सरकार ने क्या किया, शराब की दुकानें सबसे पहले खोल दी ताकि पैसा आ जाए। और दिल्ली सरकार को कितने हजार करोड़ की इनकम केवल शराब से होती है। तो दिल्ली सरकार तो कहेगी भाई शराब आना चाहिए, शराब तो अर्थव्यवस्था के विकास में सहायक है। पर कुछ लोग कहते हैं जो शराब को पसंद नहीं करते कि शराब विकास में बाधक है, क्योंकि शराब के कारण घर के अंदर तनाव पैदा होता, तनाव, घर का माहौल खराब होता है, बच्चों का शैक्षिक विकास बाधित हो जाता है। तो हर चीज के दो पक्ष होते हैं। यहां भी देखो आप, क्या कठोर संविधान विकास में बाधक होता है? क्वेश्चन मार्क है, और क्या शब्द है। बात समझ में आ गई? जब प्रश्न ये पूछा जाए क्या ये ऐसा होता है, हर चीज के दो पक्ष, एक वर्ग कहेगा अच्छी बात है, दूसरे ने कहा नहीं बुरी बात है। ध्यान देना, लॉकडाउन की बात करें, लॉकडाउन आर्थिक विकास के नजरिए से बाधक था, पर्यावरणीय विकास के नजरिए से सहायक था। कि नदियां कितनी क्लीन हो गई, जो ये वायु प्रदूषण का लेवल कितना कम हो गया, सोचो जरा। तो लॉकडाउन एक नजरिए से कितना अच्छा है और दूसरे नजरिए से कितना बुरा है। हर चीज के दो पक्ष होते हैं।
अब देखो आप, क्या कठोर संविधान विकास में बाधक होता है? तो सबसे पहले विकास की मीनिंग बताओगे आप, और यहां सीधे बता दो विकास, सामाजिक विकास, राजनीतिक विकास और आर्थिक विकास की बात करें। एक शब्द है डेवलपमेंट, याद रखना। जो डेवलपमेंट है कि हम बात करें, जो डेवलपमेंट है हमेशा अपवर्ड होता है, ये डेवलपमेंट है, विकास होता है। आज आपने 100 रुपया कमाया, कल 200 रुपया, परसों 300 रुपया कमाया, अगले दिन 500 रुपया कमाया, ये विकास है। जो परिवर्तन होता है वो जिगजैग होता है, सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। यह शब्द है विकास। एक बात याद रखनी है, ग्रोथ डेवलपमेंट में अंतर होता है। सामाजिक विकास का मतलब क्या चीज है? ध्यान देना, सामाजिक विकास का मतलब होता है कि सामाजिक रूढ़ियां, समाज में गलत परंपराएं समाप्त हो। ध्यान देना, रूढ़ियां समाप्त हो तथा समाज में आधुनिक मूल्यों का समावेश हो। ध्यान देना, सामाजिक रूढ़ियां समाप्त हो तथा समाज में आधुनिक मूल्यों का समावेश हो। राजनीतिक विकास का अर्थ क्या है? लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास। लोकतांत्रिक और आर्थिक विकास का अर्थ क्या है? जीडीपी में वृद्धि के साथ, जीडीपी में वृद्धि के साथ लाभ का वितरण हो। सिंपल चीज है। सुशील, आप अपना डायलॉग भी बोलिए। एक चीज ध्यान देना इस बात को, पहली चीज देखो आप इस प्रश्न को देखो आप, सामाजिक रूढ़ियां समाप्त हो, समाज में आधुनिक मूल्यों का विकास हो। राजनीतिक विकास का अर्थ है लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास हो। और लोकतांत्रिक मूल्य में क्या है? स्वतंत्रता, समानता, न्याय, विधि का शासन, कानून का शासन, ये सब के सब लोकतांत्रिक मूल्य हैं। आर्थिक विकास का मतलब है जीडीपी में वृद्धि के साथ लाभ का वितरण, विकास। आप प्रश्न देखा, इतना ध्यान दो, एक वर्ग का माना कि कठोर संविधान विकास में बाधक होता है। सामाजिक विकास में बाधक होगा, राजनीतिक विकास में बाधक होगा और आर्थिक विकास में बाधक होगा। क्यों? क्योंकि सामाजिक विकास के लिए सामाजिक रूढ़ियों को दूर करना जरूरी है। सामाजिक रूढ़ियों को दूर करना जरूरी है और समानता का भाव। फॉर एग्जाम्पल, लैंगिक भेदभाव, जाति भेदभाव, धार्मिक भेदभाव का समाप्त होना जरूरी है सामाजिक विकास के लिए। इसके लिए यह जरूरी है कि संविधान में संशोधन करके सामाजिक रूढ़ियों को समाप्त कर दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल, 3 तलाक की प्रथा एक गलत परंपरा थी। अब सोचो जरा, 3 तलाक की प्रथा को समाप्त किए बिना महिलाओं का विकास नहीं हो सकता। और जब तक महिलाओं का विकास नहीं होगा तब तक सामाजिक विकास नहीं होगा। अब एक चीज सोचो, तो महिलाओं को बराबरी का अधिकार देने के लिए यह जरूरी है कि संविधान में संशोधन हो। और संविधान में संशोधन तभी होगा जब संविधान लचीला हो।
तो जो लोग मानते थे संविधान कठोर हुआ तो संविधान में आसानी से संशोधन नहीं हो पाएगा, और जब संशोधन नहीं हो पाएगा तो लैंगिक समानता के लिए या सामाजिक रूढ़ियों को दूर करने के लिए संविधान में संशोधन नहीं हो पाया, तो समाज के जो वीकर सेक्शन है, वंचित वर्ग है, उसका विकास भी नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लेता हूं महिलाओं के विकास के लिए महिलाओं को रिजर्वेशन चाहिए, आरक्षण चाहिए, और जब तक महिलाओं को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा तब तक महिलाओं का विकास नहीं होगा, तब तक सामाजिक विकास भी नहीं होगा। तो महिलाओं को रिजर्वेशन दे करके वोमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण को प्रमोट किया जाता है, परंतु महिलाओं को रिजर्वेशन देने के लिए जरूरी है कि संविधान में संशोधन हो, और संविधान में संशोधन तभी होगा जब संविधान लचीला होगा। इसे कुछ लोगों ने यह कहा कि संविधान कठोर हुआ, उसमें आसानी से संशोधन नहीं हुआ, तो फिर सामाजिक समानता लाने के लिए जो प्रयास किए जाएंगे वो पूरा नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज, हम राजनीतिक विकास की बात करें, लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास की बात करें, और लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास के लिए जरूरी क्या है? लोगों को राजनीतिक अधिकार ज्यादा उपलब्ध हो। हमेशा कानून के शासन की बात की जाए, विधि के शासन की बात की जाए, और इसके लिए संविधान में संशोधन होना चाहिए। और तीसरी चीज, ये कहा जाता आर्थिक विकास की बात करें। आर्थिक विकास के लिए आधारभूत संरचना, सड़कों का निर्माण, औद्योगिकरण ज्यादा जरूरी है। सड़कों का निर्माण करने के लिए जमीन का अधिग्रहण जरूरी है। जमीन का अधिग्रहण करोगे तो लोग विरोध करेंगे, तो अब क्या करना चाहिए? संविधान में संशोधन करके सरकार को इतना पावर दे दो कि सरकार जब चाहे लोगों की जमीन को ले ले, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, औद्योगिकरण बड़े पैमाने पर हो, शहरीकरण बड़े पैमाने पर हो। इसलिए कहा जाता है कि संविधान यदि कठोर हुआ तो उसमें आसानी से संशोधन नहीं हो पाएगा। परिणाम स्वरूप सरकार उद्योगों के विकास के लिए सही तरीके से कानून का निर्माण नहीं कर पाएगी। इसे कुछ लोगों ने कहा कि कठोर संविधान विकास में बाधक है, लेकिन कुछ लोगों ने कहा नहीं, कठोर संविधान संविधान के विकास में बाधक नहीं होता, क्योंकि कठोर संविधान से क्या होगा? हमेशा ध्यान दो, कठोर संविधान यदि हुआ तो पहली चीज, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास के लिए जरूरी है कि लोकतंत्र का विकास हो। लोकतंत्र का विकास तभी होगा जब सरकार निरंकुश न बनने पाए, शक्तियों का केंद्रीकरण न हो, बल्कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो, डिसेंट्रलाइजेशन। और यह तभी संभव होगा जब संविधान शासक वर्ग के हाथ का खिलौना नहीं होगा। और संविधान शासक वर्ग के हाथ का खिलौना तभी नहीं होगा जब संविधान में आसानी से संशोधन न हो, और यह तभी नहीं होगा जब संविधान कठोर हो। अंत में हम निष्कर्ष की बात करेंगे, और यह बात करेंगे वस्तुतः संविधान न तो विकास में बाधक होता है और न तो सहायक, बल्कि विकास के प्रति प्रतिबद्ध शासक वर्ग की सोच कैसी है, डिपेंड इस पर करता है। यह हमारा निष्कर्ष में आएगा। ये सारे जो प्रश्न हैं आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। अब एक चीज सोचो आप, जब संविधान की बात उठी थी तो दो चीजें हैं, एक लिखित संविधान और दूसरा है अलिखित संविधान। हम लिखित संविधान की जब बात करेंगे तो लिखित संविधान का अर्थ क्या है? ऐसा संविधान जिसे एक विशेष समय में लिखा गया हो
अलिखित संविधान का मतलब है ऐसा संविधान जिसका विकास हुआ हो। इसके विकास में परंपराओं की भूमिका ज्यादा होती है। ध्यान से सुनो इस बात को, यह जो लिखित संविधान है, ऐसा संविधान जिसे एक विशेष समय में लिखा गया हो, लिखित संविधान। अलिखित संविधान का मतलब है ऐसा संविधान जिसका विकास हुआ हो। इसके विकास में परंपराओं की भूमिका ज्यादा होती है। लिखित संविधान का जो उदाहरण है, भारत का संविधान, अमेरिका का संविधान लिखित संविधान है। और अलिखित संविधान के एग्जाम्पल है ब्रिटेन का जो संविधान है वह अलिखित संविधान है, क्योंकि ब्रिटिश संविधान का विकास हुआ है और ब्रिटिश संविधान के विकास में परंपराओं की एक बड़ी भूमिका है। सबसे बड़ी चीज, एक बात याद रखना है, जो पहली चीज, अब एक बात याद रखना, ये जो लिखित संविधान है इसका लाभ क्या है? इसका लाभ यही है कि सब कुछ लिखा रहता है। जितने भी सरकार के अंग हैं सभी की शक्तियों का उल्लेख होता है, और जब सभी की शक्तियों का उल्लेख होता है तो विवाद की संभावना कम होती है। जैसे मान लिया जाए ये विधायिका है, ये कार्यपालिका है, ये न्यायपालिका है, शक्ति की सभी की शक्तियों का उल्लेख हो तो विवाद की संभावना कम होती है। ये इसका गुण है हमेशा। अलिखित संविधान में क्या चीज है? लिखा नहीं होता, परंपराओं की भूमिका ज्यादा होती है। जैसे विधायिका, कार्यपालिका और की भूमिका का स्पष्ट वर्णन नहीं होता है। इसका परिणाम यह होता है कि कहीं न कहीं क्लैश की संभावना बढ़ जाती है, संघर्ष की संभावना बढ़ जाती है। यद्यपि इसकी चर्चा करेंगे हम लोग आगे चल करके। ये आपका लिखित संविधान और अलिखित संविधान। अब हम बात करेंगे ध्यान देना, एक अच्छे संविधान का लक्षण क्या होता है? अच्छे संविधान का लक्षण, पहला इसका जो लक्षण होता है, संविधान लिखित होता है। दूसरी चीज देखा जाए, कठोर एवं मिश्रण होता है। तीसरी बात, संविधान में चौथी बात, जो अच्छा संविधान है उसका देखा जाए एक बड़ा सा गुण है कि संविधान लिखित होता है।
कठोर एवं लचीलेपन का मिश्रण होता है। ना तो पूर्णतः कठोर होता है और न तो पूर्णतः मिश्रण होता है। और तीसरी चीज, संविधान में मौलिक अधिकारों पर बल दिया जाता है। और चौथी बात, संविधान गतिशील होता है। ये कुछ लक्षण होते हैं संविधान के। अब हम बात करेंगे, यद्यपि यहां से प्रश्न बनेगा नहीं आपका, अब हम बात करेंगे जब संविधान की बात की जाती है तो संविधान जरूरी क्यों है। हमेशा ध्यान दें इस बात को। आखिर हर देश के लिए संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्यों संविधान जरूरी है। और अक्सर देखा होगा जब भारत स्वतंत्र हुआ तो एक संविधान सभा का गठन हुआ और संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया। तो प्रश्न यह उठा, संविधान की आवश्यकता क्यों। संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्योंकि पहला कारण क्या है, आवश्यकता क्यों पड़ी। ध्यान देना, पहला जो रीजन है संविधान की आवश्यकता क्यों, क्योंकि मानव अधिकार का सुरक्षा। दूसरी चीज, तीसरी चीज हम बात करें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है, आवश्यकता क्यों है, रीजन क्या, क्योंकि संविधान में व्यक्ति के अधिकारों का उल्लेख होता है। और जब संविधान में व्यक्ति के अधिकारों का उल्लेख होगा तो व्यक्ति के अधिकार सुरक्षित रहेंगे। इसे कहा जाता है मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए संविधान की आवश्यकता होती है, क्योंकि संविधान लोगों के अधिकारों की गारंटी देता है। क्यों गारंटी देता है, क्योंकि यदि लोगों के अधिकारों का उल्लंघन होगा तो फिर जो सरकार लोगों के अधिकारों को छीनेगी वे सभी लोग सरकार के विरोध में न्यायालय में चले जाएंगे और न्यायालय उनके अधिकारों की सुरक्षा करता है, संविधान। दूसरी चीज, पूरे शासन व्यवस्था को यह पता चलता है कि लोगों को किस तरह के राइट्स, किस तरह के अधिकार प्राप्त हैं। अधिकारों का स्पष्ट वर्णन संविधान में होता है। दूसरी चीज, जो शासन व्यवस्था है उसमें एक रूपता लाने के लिए संविधान जरूरी है, क्योंकि जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं हमेशा सबको शक्ति संविधान से मिलती है और सभी संस्थाएं संविधान के अनुरूप संचालित होती हैं। इससे शासन व्यवस्था में एक रूपता बनी रहती है। ध्यान दो, सरकारें बदलती हैं पर व्यवस्था में परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि हर आने वाली सरकार संविधान के अनुरूप ही शासन का संचालन करने की कोशिश करती है। तो शासन व्यवस्था में एक रूपता और अस्थायित्व बनाए रखने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है। तीसरी चीज, संवैधानिक संस्थाओं के बीच विवाद का समाधान। जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उन सबके अधिकारों का उल्लेख, कर्तव्यों का उल्लेख की बात करें हम लोग, उल्लेख संविधान में होता है।
जब सभी संस्थाओं के अधिकार और कर्तव्य का उल्लेख संविधान में होगा तो विवाद की संभावना कम हो जाएगी। और चौथी चीज, शासन व्यवस्था का संचालन भी संविधान के अनुसार करने के लिए संविधान चाहिए। अंत में देखा यह जाए, संवैधानिक सरकार यदि सरकार को लोकतांत्रिक और संवैधानिक बनाना है तो फिर संविधान चाहिए। इसका मतलब क्या चीज है? मानवीय अधिकारों की सुरक्षा, शासन व्यवस्था में एकरूपता, संस्थाओं के बीच उत्पन्न विवादों का समाधान, शासन व्यवस्था का संचालन और संवैधानिक सरकार के लिए संविधान चाहिए। अब सोचो, जब संविधान की बात उठी तो दो नए शब्द आए। वो नए शब्द क्या है? वो नए शब्द क्या है? हमेशा ध्यान दो, एक शब्द है संविधान, दूसरा शब्द है संविधानवाद और तीसरा शब्द है संवैधानिक सरकार। इन शब्दों का प्रयोग बार बार होगा, इसे ध्यान देना इस बात को। पहली चीज बताना चाहता हूं मैं, ये तीन शब्द हैं जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे। उसके बाद सीधे हम लोग टॉपिक पर आ जाएंगे। और टॉपिक पर चर्चा करते समय सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि संविधान सभा की बात उठी तो संविधान सभा का जब गठन हुआ तो आपत्तियां क्या थी और चुनौती क्या थी संविधान सभा के सामने। ठीक है, आज मैं क्लास बंद करता हूं। अभी हमारी आज दूसरी क्लास थी। मैं चाहता हूं 2-3 दिन में मुझे आप समझ जाओ। उसके बाद मैं क्लास लूंगा प्रतिदिन 2.5 घंटे। और एक बात याद रखना है, 2.5 घंटे की क्लास में मैं क्लास लूंगा केवल 1.25 घंटा। लगभग 1 घंटा में प्रतिदिन प्रश्न को डिस्कस करूंगा कि प्रश्न ये बनेगा, आंसर ये चलेगा। उसमें जो यूपीएससी में प्रश्न पूछे जा चुके वो और फ्यूचर में किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं वो सारे प्रश्न में डिस्कस करूंगा। थैंक यू। हाँ, अभी रुक जाओ, चल जाने दो, अभी खत्म हो जाए।